नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आजकल आईएएस और स्टेट एग्जाम्स का ट्रेंड बहुत तेजी से बदल रहा है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल परीक्षा में स्मार्टली पूछे जा रहे हैं। अक्सर करंट की किसी न्यूज को आधार बनाकर उसके बैकग्राउंड या फिर स्टैटिक पार्ट से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। ऐसे में बदलते ट्रेंड के हिसाब से हमें बदलना होगा और डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की गहरी जानकारी हासिल करनी होगी, ताकि ठीक परीक्षा के समय आपके सामने एक साथ सब कुछ याद करने का चैलेंज ना रहे और आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट रह सकें। इसलिए स्टडी आईक्यू आईएएस चैनल पर न्यूज एट 9 प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस बुलेटिन में हम दिन भर की वैसी खबरों को समझेंगे जिनसे परीक्षा में सवाल बनाए जा सकने की संभावना हो। तो आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। सेना में भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान। नए पेमेंट सिस्टम के साथ सरकार के पेंशन बिल में सुधार की उम्मीद। देश के हर कोने और वर्ग से युवाओं को सेना में मिल सकेगा मौका। डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत का कड़ा रुख। दुनिया में बढ़ते संकट के बीच पब्लिक स्टॉक से अनाजों के निर्यात करने की मांगी मंजूरी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बाइंडिंग कमिटमेंट से भी नाराज है भारत। और वेब 3.0 के बाद अब वेब 5.0 पर चर्चा तेज। ट्विटर के पूर्व सीईओ ने सामने रखा विजन। अब डेटा की ओनरशिप और यूजर की आइडेंटिटी पर रहेगा जोर। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारतीय सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के लिए सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है। स्कीम तत्काल प्रभाव से लागू होगी। स्कीम के तहत भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। नई योजना डिफेंस सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। स्कीम के जरिए तकनीक में कुशल और टैलेंटेड युवाओं को सेना में मौका मिलेगा। योजना के तहत ज्यादातर सैनिक 4 सालों तक सेवा में रहेंगे। हर साल भर्ती होने वाले 45,000 से 50,000 सैनिकों में महज 25% को ही अगले 15 सालों के लिए परमानेंट कमीशन मिलेगा। स्कीम में सरकार ने जिस तरह पेमेंट सिस्टम को रखा है, उससे लगता है कि फ्यूचर में सरकार का पेंशन बिल कुछ कम होगा। स्कीम के तहत अगले 90 दिनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें सभी क्लास के युवा शामिल होंगे। यह खासकर सेना के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि अभी सेना में रेजिमेंट सिस्टम फॉलो होता है, जिसमें कहीं ना कहीं रीजन और कास्ट का भी रोल होता है। इसके अलावा अगले 7 से 10 सालों में सेनाओं में सैनिकों की औसत आयु 32 से घटकर 26 हो जाएगी। स्कीम के तहत अब 17.5 से 21 साल के युवा सेना में जा सकेंगे। नए सैनिकों को इस स्कीम के तहत पहले साल से कम 30,000 का मासिक वेतन मिलेगा। आखिरी यानी चौथे साल यही वेतन बढ़कर 40,000 होगा। हर महीने कुल वेतन का 30% हिस्सा एक फंड में जमा होगा और सरकार भी इतना ही कंट्रीब्यूट करेगी। सेवा के आखिर में इस फंड में 10.04 लाख रुपए होंगे। सरकार ने इस फंड को अग्निवीर कॉर्पस फंड नाम दिया है। अग्निवीर कॉर्पस फंड में ब्याज मिलाकर हर सैनिक को कुल 11.71 लाख का सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इस पैकेज को सरकार ने इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। बड़ी बात यह है कि नए सैनिकों को 48 लाख का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा, जबकि सर्विस के दौरान मौत हो जाने की स्थिति में 1 करोड़ की मदद राशि दी जाएगी। इसमें वो टेन्योर भी शामिल होगा जिसमें सेवा नहीं दी गई है। भर्ती के लिए एनरोलमेंट के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जैसे सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम का सहारा लिया जाएगा। अगली खबर देखते हैं। जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने अपना पक्ष खोलकर रखा है। भारत का मानना है कि डब्ल्यूटीओ को पब्लिक स्टॉक से अनाजों के निर्यात की मंजूरी देनी चाहिए, खास करके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर। अगर मंजूरी मिलती है तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मानवीय संकट से गुजर रहे लोगों की मदद होगी। भारत का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सका है, इसलिए भारत को आगे आने की इजाजत दी जाए। लेकिन सवाल यह है कि भारत या कोई और देश अपने पब्लिक स्टॉक से खुलकर निर्यात क्यों नहीं कर सकता, या भारत को इसकी इजाजत डब्ल्यूटीओ क्यों नहीं दे रहा। दरअसल बात यह है कि डब्ल्यूटीओ के दूसरे देशों की तरह भारत भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए कमिटेड है, इसलिए भारत को इसके लिए अनाज की सप्लाई करनी होती है।
WTO के नियमों के मुताबिक इस प्रोग्राम से जुड़े मेंबर्स मानवीय मदद के लिए अपने पब्लिक स्टॉक से अनाज को सीधे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अनाज पर सब्सिडी दी जाती है, लिहाजा जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर एक्सपोर्ट होगा तो इससे ट्रेड में डिस्टॉर्शन आ सकता है। कोविड-19 और अब यूक्रेन संकट के बाद अलग अलग इलाकों में अनाज का संकट गहरा रहा है। ऐसे हालात में भारत अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रति बाइंडिंग कमिटमेंट के फेवर में नहीं है, लिहाजा भारत इसमें कुछ छूट देने की लगातार मांग कर रहा है। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डी आइजनहावर के आइडिया के साथ इसे 1961 में एस्टैब्लिश किया गया। WFP आज के समय में कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज और आपदा वाले क्षेत्रों में मानवीय मदद के लिए एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसके तहत पहली बार 1963 में सूडान में डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। 2020 में मानवीय मदद के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए इस प्रोग्राम को शांति का नोबेल भी दिया गया। वेब 3.0 के बाद अब वेब 5.0 की चर्चा जोरों पर है। दरअसल ट्विटर के फॉर्मर CEO जैक डोर्से ने वेब 5.0 को लेकर हाल ही में अपना विजन सामने रखा। डेटा की ओनरशिप और इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी इसके फोकस में रहेंगे। आइए अब समझते हैं वेब के अलग अलग वर्जन में क्या फर्क है। सबसे पहले वेब को समझते हैं। वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इसे हम फाउंडेशनल लेयर मानकर चल सकते हैं कि इंटरनेट कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वेब से ही हमें वेबसाइट या एप्लीकेशन सर्विसेज मिलती हैं। वेब 1.0 ग्लोबल डिजिटल कम्युनिकेशंस नेटवर्क में फर्स्ट जनरेशन है। इसे स्टैटिक वेब पेजेस से बने इंटरनेट रीड ओनली के तौर पर भी जानते हैं। वेब 2.0 में थोड़ा और सुधार हुआ और रीड ओनली का सिस्टम अब रीड एंड राइट इंटरनेट में बदल गया। आज के समय में हम सबसे ज्यादा वेब 2.0 का ही यूज कर रहे हैं। वेब 3.0 वेब टेक्नोलॉजी में तीसरा वर्जन है। इसमें रीड राइट एग्जीक्यूट सिस्टम पर काम किया जाता है। वेब 3.0 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लैस है और यूजर ही डेटा का ओनर होता है। लोग बिना किसी इंटरमीडियरी के आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। वेब 3.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल इसे और आधुनिक बनाता है। वेब 1.0 और वेब 2.0 की तरह वेब 3.0 में भी लेआउट और पेजेस की डिलीवरी HTML के साथ होती है। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब पेजेस और एप्लीकेशन क्रिएट करने के काम आता है। वेब 4.0 की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन यह वेब 3.0 से कुछ आगे रीड राइट एग्जीक्यूशन कॉन्करेंसी सिस्टम पर काम करेगा। वेब 4.0 को हम बतौर सिम्बायोटिक वेब भी जानते हैं, जिसमें इंसानी दिमाग और मशीन सिम्बायोसिस तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं। बात करें वेब 5.0 की तो अभी इस पर विचार चल रहा है। इस वर्जन में कोशिश रहेगी कि वेब को इतना डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए कि डेटा पर यूजर का कंट्रोल ज्यादा हो जाए और आइडेंटिटी में भी पहले से बेहतरी आ जाए। चलिए अगली खबर देखें। इन दिनों खबरों में आपने क्रिप्टो लेंडिंग के बारे में काफी सुना होगा। इस शब्द से समझ में आता है कि इसमें लोन आदि की बात है, जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। क्रिप्टो लेंडिंग भी एक तरह की बैंकिंग है जो क्रिप्टो वर्ल्ड में होती है। ट्रेडिशनल बैंकिंग में लोग अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं, जिस पर बाद में उन्हें ब्याज मिलता है, या इसके उलट किसी तरह की गारंटी के साथ बड़ी ब्याज दर पर लोन लेते हैं। क्रिप्टो बैंकिंग में क्रिप्टो यूजर्स क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर बिटकॉइन या उसकी जैसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी जमा करते हैं। आजकल जिन क्रिप्टो करेंसीज का प्रचलन ज्यादा है उनमें बिटकॉइन, एथेरियम, टेथर, XRP, टेरा आदि शामिल हैं। क्रिप्टो लेंडिंग और ट्रेडिशनल बैंकिंग में सबसे बड़ा अंतर रिटर्न्स का है। साधारण बैंकों के मुकाबले क्रिप्टो बैंक बहुत ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। क्रिप्टो लेंडर्स शुल्क आदि के लिए भी उधार देकर कमाई करते हैं। क्रिप्टो करेंसी आज के समय में काफी प्रचलित इकोनॉमी है, जो $3 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार कर चुकी है। अब इस इकोनॉमी में क्रिप्टो लेंडिंग भी पॉपुलर हो रही है। साधारण बैंक लेंडिंग के मुकाबले क्रिप्टो लेंडिंग के कई फायदे बताए जा रहे हैं, जैसे काफी कम ब्याज दर। इसके अलावा लोन अमाउंट असेट वैल्यू के बेस पर दिया जाता है। लोग अपने हिसाब से किसी भी क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म से डॉलर या मनचाही क्रिप्टो करेंसी में लोन ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स लोन के रिगार्डिंग क्रेडिट चेक नहीं करते और काफी तेजी से लोन पास करते हैं। अगली खबर जुड़ी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। गूगल के एक इंजीनियर ने दावा किया है कि कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट लैम्डा में सेंटिमेंट है। ऐसा दावा लैम्डा से हुई उसकी चैट के आधार पर किया गया है।
आइए सबसे पहले जानते हैं कि लैम्डा आखिर है क्या। लैम्डा का मतलब है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन है जो किसी टॉपिक पर यूजर के इनपुट के आधार पर बात कर सकता है। लैम्डा को गूगल ने फ्लैगशिप डेवलपर कॉन्फ्रेंस में पहली बार 2021 में अनाउंस किया था, जबकि लैम्डा 2.0 को इसी साल अनाउंस किया गया था। इस एप्लीकेशन की खासियत यह है कि असंख्य मुद्दों पर यह ज्यादा नेचुरल तरीके से इंटरैक्ट कर सकता है। गूगल के इंजीनियर के दावे के बाद इस पूरे मुद्दे पर नई बहस छिड़ गई है। इस इंजीनियर ने कहा है कि पिछले दिनों लैम्डा से उसके अस्तित्व के बारे में जब उसने पूछा तो उसमें पाया कि एप्लीकेशन के पास ह्यूमन सेंटिमेंट है। हालांकि गूगल ने इस पूरे दावे को खारिज कर दिया है और गूगल ने कहा है कि इस इंजीनियर ने जो एविडेंस दिए हैं वो उनके दावों से मैच नहीं करते। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।